दोस्तों, 14 अक्टूबर 1092, जगह सहने, जो आज के ईरान में है। शाम ढल चुकी थी, रमज़ान का महीना था। एक बूढ़ा आदमी जिसकी उम्र करीब 74 साल थी, अपनी इफ्तार खत्म करके अपने खेमे यानी टेंट की तरफ जा रहा था। वो अकेला नहीं था, उसके आसपास गार्ड्स थे, सर्वेंट्स थे और दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत सेल्जुक एम्पायर की पूरी ताकत थी। भीड़ में से एक लड़का निकला। उसने सूफी कपड़े पहने हुए थे। वो लड़का उस बूढ़े आदमी के पास आया, मानो कोई फरियाद देना चाहता हो। जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसने अपने चोगे के अंदर से एक जहर में बुझा हुआ खंजर निकाला और एक ही वार में उसने उस बूढ़े आदमी के दिल के नीचे वार किया। वो बूढ़ा आदमी जमीन पर गिर गया। वो लड़का वहीं गार्ड्स के हाथों मारा गया। लेकिन मरने से पहले उस बूढ़े आदमी ने जो आखिरी शब्द कहे, वो किसी बदले के लिए नहीं थे। उसने कहा, मैंने अपने कातिल को माफ किया। ये कोई आम मर्डर नहीं था, ये हिस्ट्री का पहला पॉलिटिकल असैसिनेशन था, जिसे हसन सब्बा के हशाशिन्स ने अंजाम दिया था। और वो बूढ़ा आदमी कोई आम इंसान नहीं था। वो सुल्तान नहीं था, लेकिन सुल्तान उसके बिना एक कदम नहीं चलता था। वो राजा नहीं था, लेकिन दुनिया उसे निज़ामुल मुल्क यानी ऑर्डर ऑफ द किंगडम के नाम से जानती थी। उस एक खंजर ने सिर्फ एक इंसान को नहीं मारा था, उसने पूरे मिडल ईस्ट के सिस्टम को मार दिया था। उसकी मौत के बाद सेल्जुक एम्पायर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। क्रूसेडर्स जेरूसलेम में घुस गए। दुनिया अंधेरे में चली गई। आज हम अबू अली हसन इब्ने अली तूसी की कहानी सुनेंगे। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी कलम से वो किया जो चंगेज खान अपनी तलवार से नहीं कर सका, जिसने सियासतनामा लिखकर दुनिया को बताया कि सरकार कैसे चलाई जाती है, जिसने मदरसा सिस्टम बनाया जो आज भी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की नींव है। स्वागत है द ग्रैंड विजिलियर की मास्टर क्लास में। द कॉन्टेक्स्ट, द स्वॉर्ड एंड द पेन। कहानी को समझने के लिए हमें 11वीं सेंचुरी के मैप को देखना होगा। ये वो वक्त था जब इस्लामिक वर्ल्ड एक ट्रांजिशन से गुजर रहा था। पुराना अब्बासिद कैलिफेट बगदाद कमजोर हो चुका था। वो सिर्फ नाम के खलीफा थे। असली ताकत टर्क्स यानी तुर्किक नोमैड्स के पास आ रही थी। ये टर्क्स, जिन्हें हम सेल्जुक्स कहते हैं, सेंट्रल एशिया के मैदानों से आए थे। वो वॉरियर थे। उन्हें घोड़ा चलाना आता था, तीर चलाना आता था, जंग जीतना आता था। लेकिन उन्हें देश चलाना नहीं आता था। एक स्टेट को चलाने के लिए सिर्फ तलवार नहीं, ब्यूरोक्रेसी, टैक्स सिस्टम और एजुकेशन चाहिए होती है। यहाँ एंटर करते हैं पर्शियंस यानी ईरान के लोग। हिस्ट्री में एक कहावत थी, टर्क्स आर द स्वॉर्ड एंड पर्शियंस आर द ब्रेन। टर्क्स तलवार है और पर्शियंस दिमाग हैं। निज़ामुल मुल्क वही सुपर ब्रेन था जिसने इन नोमैडिक वॉरियर्स को एक एम्पायर में बदल दिया। उसने नोमैडिक केओस को इंपीरियल ऑर्डर में कन्वर्ट किया। द अर्ली ईयर्स, अ चाइल्ड ऑफ तुस, 1018 एडी। निज़ामुल मुल्क का जन्म 1018 एडी में तुस, खुरासान, ईरान में हुआ था। उसका असली नाम था हसन इब्ने अली तूसी। उसके पिता एक टैक्स कलेक्टर थे गजनविद एम्पायर के लिए। बचपन से ही हसन ने देखा कि पावर का खेल कैसे खेला जाता है। जब वो छोटा था, उसकी माँ गुजर गई। उसके पिता ने उसे पढ़ने के लिए भेज दिया। हसन एक प्रोडिजी यानी अद्भुत प्रतिभा था। उसने कुरान हिफ्ज किया, उसने हदीस की स्टडी की, उसने फिक्ह और अरिथमेटिक यानी मैथ सीखा। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो उसने सीखी वो थी अदब यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर। वो समझ गया था कि दुनिया रूल्स से चलती है, मूड से नहीं। एक लेजेंड है जो शायद सच हो या ना हो, लेकिन उस जमाने की सोच को दर्शाता है। कहा जाता है कि बचपन में हसन तूसी, उमर खय्याम यानी पोएट और मैथमेटिशियन, और हसन सब्हा यानी फ्यूचर लीडर ऑफ असैसिन्स, तीनों क्लासमेट्स थे। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि हम में से जो भी बड़ा आदमी बनेगा, वो बाकी दोनों की मदद करेगा। ये कहानी सच हो या ना हो, लेकिन ये तीन नाम आगे चलकर हिस्ट्री के सबसे बड़े दुश्मन बनने वाले थे। द शिफ्टिंग टाइड्स, चूजिंग द विनिंग हॉर्स। जवानी में हसन तूसी में गजनविद्स के लिए काम करना शुरू किया, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि गजनविद एम्पायर डूब रहा है। उनके सुल्तान ऐशो आराम में डूबे थे। दूसरी तरफ सेल्जुक्स तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वो भूखे थे, वो ताकतवर थे। हसन ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उसने गजनी छोड़ा और सेल्जुक्स के कैंप में चला गया। ये एक कॉर्पोरेट स्विच जैसा नहीं था, ये ट्रीजन यानी गद्दारी माना जा सकता था। अगर वो पकड़ा जाता तो उसका सर काट दिया जाता। लेकिन हसन के पास फिरासत थी। वो जानता था कि फ्यूचर सेल्जुक्स का है। शुरू में उसे चागली बेग की सर्विस में रखा गया। चागली बेग ने देखा कि ये पर्शियन लड़का हिसाब किताब में तेज है और बोलने में माहिर है। चागरी बेग ने हसन को अपने बेटे अल परसलान का ट्यूटर और एडवाइजर बनाया।
यहां से शुरू हुई हिस्ट्री की सबसे पावरफुल पार्टनरशिप। अल्प अरसलान, द लायन, एक फियर्स वॉरियर जिसे सिर्फ जंग लड़ना पसंद था। हसन तूसी, द मैनेजर, जो जानता था कि जीते हुए शहरों को कैसे संभालना है। द मेकिंग ऑफ अ वजीर, अल्प अरसलान्स राइज। 1063 एडी, सेल्जुक सुल्तान तुगरिल बेग की मौत हो गई। तुगरिल के पास कोई बेटा नहीं था। पावर के लिए सिविल वॉर शुरू हो गई। अल्प अरसलान एक कंटेंडर था, लेकिन अकेला नहीं था। इस वक्त हसन तूसी ने अपना असली रंग दिखाया। उसने सिर्फ अल्प अरसलान को एडवाइस नहीं दी, उसने उसकी कैंपेन मैनेज की। उसने सोल्जर्स को टाइम पर सैलरी दी, जो टर्क्स में अनकॉमन था। उसने राइवल कमांडर्स को पैसे देकर खरीद लिया या उन्हें डिप्लोमेसी से हरा दिया। जब अल्प अरसलान सुल्तान बना तो उसने हसन तूसी को अपने पास बुलाया। अल्प अरसलान ने कहा, तुमने मुझे सुल्तान बनाया है, आज से तुम मेरे अताबेग हो, यानी फादर फिगर। उसने हसन को टाइटल दिया निजामुल मुल्क। इसका मतलब है किंगडम का ऑर्डर, यानी व्यवस्था। अब हसन सिर्फ हसन नहीं रहा, वो एक इंस्टीट्यूशन बन गया। अल्प अरसलान ने साफ कह दिया, मैं सुल्तान हूं, मेरा काम घोड़े पर बैठना और दुश्मन को मारना। एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारा काम है, तुम जो चाहो करो, बस खजाना खाली मत होने देना और बगावत मत होने देना। ये निजामुल मुल्क के लिए ब्लैंक चेक था। अगले 30 सालों तक सुल्तान बदलते रहे, लेकिन असली राजा निजामुल मुल्क ही रहा। द ग्रैंड डिजाइन, स्ट्रक्चरिंग द एम्पायर। अब निजामुल मुल्क के पास पावर थी, लेकिन चैलेंजेस बहुत बड़े थे। सेल्जुक एम्पायर एक नोमैडिक एम्पायर था। नोमैड्स का कोई कैपिटल नहीं होता, वो आज यहाँ कल वहाँ। उनका कोई टैक्स सिस्टम नहीं होता, वो बस लूट मार करते हैं। निजामुल मुल्क ने सोचा, अगर हमने इन्हें सिविलाइज नहीं किया तो ये एम्पायर 10 साल में खत्म हो जाएगा। उसने अपनी फेमस किताब सियासतनामा के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना शुरू किया। उसने 3 मेजर रिफॉर्म्स किए जो रेवोल्यूशनरी थे। द इक्ता सिस्टम, लैंड फॉर सर्विस। सेल्जुक सोल्जर्स को सैलरी कैश में देना मुश्किल था। निजाम ने इक्ता सिस्टम को स्टैंडर्डाइज किया। उसने सोल्जर्स और कमांडर्स को जमीन यानी लैंड दी। इस जमीन से टैक्स वसूलो, अपना खर्चा निकालो और जब जंग हो तो फौज लेकर आ जाना। इससे 2 काम हुए, एक, स्टेट का कैश बचा। 2, जमीन की खेती यानी एग्रीकल्चर इंप्रूव हुई, क्योंकि कमांडर्स चाहते थे कि उनकी जमीन सादा टैक्स दे। द स्पाई नेटवर्क यानी द आईज एंड ईयर्स। निजामुल मुल्क मानता था कि एक राजा को सब पता होना चाहिए। उसने एक एक्सटेंसिव इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाया। पोस्ट मास्टर्स, मर्चेंट्स और ट्रैवलर्स को स्पाई बनाया गया। अगर किसी गवर्नर ने प्रजा पर जुल्म किया तो निजाम को 2 दिन में खबर मिल जाती थी। वो कहता था कि ऑपरेशन यानी जुल्म बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन कुफ्र यानी डिसबिलीव के साथ भी राज किया जा सकता है, लेकिन इनजस्टिस यानी नाइंसाफी के साथ राज नहीं किया जा सकता। द निजामिया मदरसाज, द आइडियोलॉजिकल वॉर। ये उसका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। उस वक्त इजिप्ट में फातिमिड्स यानी शिया इस्माइली कैलिफेट का राज था। वो अपने प्रीचर्स भेजते थे और लोगों को कन्वर्ट करते थे। सेल्जुक सुन्नी थे, लेकिन उनके पास इंटेलेक्चुअल जवाब नहीं था। निजामुल मुल्क ने कहा, तलवार से विचार नहीं मरते, विचारों को मारने के लिए बेहतर विचार चाहिए। उसने दुनिया का पहला स्टेट स्पॉन्सर्ड यूनिवर्सिटी सिस्टम शुरू किया, निजामिया। बगदाद, निशापुर और इस्फहान में बड़े बड़े कॉलेजेस खोले गए। स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन, फ्री खाना और वजीफा यानी स्कॉलरशिप मिलता था। यहाँ अल गजाली जैसे स्कॉलर्स ने पढ़ाया। मकसद एक था, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स और स्कॉलर्स पैदा करना जो स्टेट के वफादार हों और सुन्नी इस्लाम को डिफेंड कर सकें। द बैटल ऑफ मैनजिकर्ट, 1071 एडी। 1071 एडी, बिजेंटाइन एम्परर रोमानोस बायोजेंस एक मैसिव आर्मी लेकर सेल्जुक्स को खत्म करने आया। अल्प अरसलान घबराया हुआ था, उसकी फौज छोटी थी। यहाँ निजामुल मुल्क की विजडम काम आई। हालांकि निजामुल मुल्क खुद बैटलफील्ड पर नहीं था, लेकिन वो लॉजिस्टिक्स संभाल रहा था। लेकिन उसने अल्प अरसलान को जो एडवाइस दी थी वो क्रूशल थी। उसने कहा था कि दुश्मन की गिनती मत देखो, अपनी मोबिलिटी यानी रफ्तार यूज करो। टर्क्स भागने और पलटकर मारने में माहिर हैं। अल्प अरसलान ने मैनजिकर्ट में बिजेंटाइन आर्मी को तबाह कर दिया। एम्परर रोमानोस को कैदी बना लिया गया। इस जीत के बाद अनातोलिया यानी मॉडर्न टर्की के दरवाजे मुस्लिम्स के लिए खुल गए। आज जो टर्की हम देखते हैं वो इस जीत की वजह से है। और इस जीत के पीछे जो मशीनरी थी, जो सप्लाईज थे, जो वेपन्स थे, जो मोराल था, वो निजामुल मुल्क का डिज़ाइन किया हुआ था। द गोल्डन एज, मलिक शाहज एरा। 1072 एडी, अल्प आर्सलन की मौत हो गई। उसने मरने से पहले निजामुल मुल्क से वादा लिया, मेरे बेटे मलिक शाह को सुल्तान बनाना, वो अभी जवान है, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। मलिक शाह सिर्फ 17-18 साल का था,
निज़ामुल मुल्क 50s में था। यहाँ से डुअल रूल शुरू हुआ। मलिक शाह सुल्तान था, लेकिन दुनिया जानती थी कि निज़ामुल मुल्क अता बेग है, बाप और बेटे जैसा रिश्ता। इस दौर को द गोल्डन एज ऑफ सेल्जुक्स कहा जाता है। एम्पायर चाइना के बॉर्डर से लेकर मेडिटेरेनियन सी तक फैल गया। इस्फहान दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बन गया। उमर खय्याम ने जलाली कैलेंडर बनाया, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर से भी ज़्यादा एक्यूरेट है। और ये सब निज़ामुल मुल्क की फंडिंग से हुआ। निज़ामुल मुल्क ने मलिक शाह को सिखाया कि राजा कैसे बनते हैं। उसने मलिक शाह के लिए ही सियासतनामा लिखना शुरू किया। हर चैप्टर में एक सीख थी। ड्रिंक मत करो, औरतों की बातों में मत आओ, जासूसों की रिपोर्ट खुद पढ़ो, उलेमा स्कॉलर्स की इज्जत करो। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन पावर के साथ दुश्मन भी आते हैं। और निज़ामुल मुल्क के दुश्मन अब महल के अंदर और बाहर दोनों जगह पैदा हो रहे थे। एक तरफ तुर्कन खातून थी, जो मलिक शाह की पत्नी थी, जो चाहती थी कि उसका बेटा अगला सुल्तान बने, लेकिन निज़ामुल मुल्क किसी और को सपोर्ट कर रहा था। दूसरी तरफ पहाड़ों में एक पुराना दोस्त अब दुश्मन बन चुका था, हसनी सब्बाह, जिसने आलमुद के किले पर कब्जा कर लिया था और अब वो निज़ामुल मुल्क के ऑर्डर को केओस से तोड़ने की तैयारी कर रहा था। निज़ामुल मुल्क अब अपनी जिंदगी के आखिरी दशक में था। वो पावरफुल था, लेकिन अकेला पड़ता जा रहा था। सुल्तान मलिक शाह अब बड़ा हो गया था और उसे ये बात चुभने लगी थी कि लोग निज़ाम की ज़्यादा सुनते हैं। कोर्ट में साजिशें शुरू हो गई थीं। सुल्तान और वजीर के बीच दरार आ रही थी। अगले हिस्से में हम देखेंगे द क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज। हम पढ़ेंगे सियासतनामा के वो चैप्टर्स जो निज़ाम ने आने वाले खतरे के लिए लिखे थे। हम देखेंगे कि कैसे हसनी सब्बाह ने निज़ाम के बनाए हुए सिस्टम को चैलेंज किया और कैसे एक बुक और एक डैगर के बीच जंग शुरू हुई। क्या निज़ामुल मुल्क अपने बनाए हुए एम्पायर को बचा पाएगा, या उसके अपने ही लोग उसका शिकार बन जाएंगे? आइए चलते हैं पार्ट 2 में, जहां हम सियासतनामा के पन्नों को खोलेंगे और उस जहर को समझेंगे जो धीरे धीरे सेल्जुक एम्पायर की रगों में फैल रहा था। दोस्तों, पावर की एक प्रॉब्लम है। जब ये किसी के पास बहुत ज़्यादा आ जाती है तो वो इनसिक्योर हो जाता है। सुल्तान मलिक शाह अब जवान था। उसके चमचे उसके कान भर रहे थे। सुल्तान आप हैं, लेकिन हुक्म निज़ाम का चलता है। लोग आपको नहीं, निज़ाम को फादर मानते हैं। वो आपका सर्वेंट है या आपका पार्टनर? एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि सुल्तान ने गुस्से में निज़ाम को धमकी दी, अगर तुम अपनी लिमिट में नहीं रहे तो मैं तुम्हारी वजारत छीन लूंगा और तुम्हारी दवात किसी और को दे दूंगा। उस वक्त जो निज़ाम ने जवाब दिया, वो इस्लामिक हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायलॉग है। उसने सुल्तान की आंखों में देखा और कहा, होशियार रहना सुल्तान, मेरी दवात और तुम्हारा ताज जुड़वा है। जिस दिन तुमने मेरी दवात छीन ली, उसके अगले दिन तुम्हारा ताज गिर जाएगा। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, ये एक प्रोफेसी, भविष्यवाणी थी। और आगे चलकर हम देखेंगे कि कैसे ये बात 100% सच साबित हुई। निज़ाम के मरने के कुछ ही हफ्तों बाद सुल्तान भी मर गया और एम्पायर बिखर गया। लेकिन इस ब्रेकअप तक पहुंचने से पहले हमें उस किताब को खोलना होगा जो निज़ाम ने सुल्तान को वार्निंग देने के लिए लिखी थी, द सियासतनामा। डिकोडिंग द सियासतनामा, द मैनुअल ऑफ पावर। सियासतनामा कोई थ्योरी बुक नहीं है, ये एक सर्वाइवल मैनुअल है। निज़ामुल मुल्क ने इसे तब लिखना शुरू किया जब उसे लगा कि एम्पायर में करप्शन और केओस फितना बढ़ रहा है। इसकी 50 चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर में एक कहानी है और हर कहानी के पीछे एक लेसन है। आइए इसके 3 मोस्ट डेंजरस चैप्टर्स को डिकोड करते हैं। 1. चैप्टर ऑन जस्टिस, मजालिम कोर्ट्स। निज़ाम लिखता है, कुफ्र के साथ राज चल सकता है, लेकिन जुल्म के साथ नहीं। उसने सुल्तान को एडवाइस दी कि हफ्ते में 2 दिन उसे मजालिम कोर्ट लगानी चाहिए, जहां कोई भी आम आदमी, चाहे वो किसान हो या विधवा, सीधा सुल्तान के पास आ सके, बिना किसी गार्ड या वजीर के रोके। क्यों? क्योंकि निज़ाम को डर था कि उसके अपने गवर्नर्स करप्ट हो रहे हैं। वो कहता था, अगर सुल्तान को नहीं पता कि उसकी प्रजा के साथ क्या हो रहा है, तो वो सुल्तान नहीं, वो अंधा है। 2. द डेंजर ऑफ विमेन इन कोर्ट, द हिडन अटैक। निज़ाम ने एक पूरा चैप्टर लिखा कि औरतों को पॉलिटिक्स में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। आज के हिसाब से ये सेक्सिस्ट लग सकता है, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में ये एक पॉलिटिकल अटैक था। निज़ाम का इशारा किसी आम औरत की तरफ नहीं था, उसका निशाना थी तुर्कन खातून, जो सुल्तान की पावरफुल वाइफ थी। तुर्कन खातून चाहती थी कि उसका छोटा बेटा महमूद अगला सुल्तान बने, लेकिन निज़ामुल मुल्क किसी और को सपोर्ट कर रहा था। निज़ाम सुल्तान को वॉर्न कर रहा था, महल के अंदर के दुश्मन बाहर के दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। 3. द वार्निंग अगेंस्ट हेरेटिक्स, बतिनीज। निज़ाम ने बुक के आखिर हिस्से में एक नए खतरे का जिक्र किया। उसने लिखा, एक नया कल्ट पैदा हुआ है। ये लोग सामने से वॉर नहीं करते, ये दिमाग से खेलते हैं और खंजर से मारते हैं। इन्हें अभी कुचल दो, वरना ये इस्लाम को खा जाएंगे। ये वार्निंग थी हसनी सब्बाह और उसके इस्माइलीज के बारे में। सुल्तान मलिक शाह ने इस किताब को पढ़ा जरूर, लेकिन शायद समझा नहीं।
अगर समझा होता तो हिस्ट्री कुछ और होती। द राइज ऑफ द ओल्ड फ्रेंड हसन ई सब्बाह। जब निज़ामुल मुल्क एम्पायर को ऑर्गेनाइज कर रहा था, तब उसका पुराना क्लासमेट लेजेंड के हिसाब से हसन ई सब्बाह इजिप्ट फातिमिड से ट्रेनिंग लेकर वापस ईरान आ चुका था। हसन ई सब्बाह निज़ाम का ईविल ट्विन था। निज़ाम के पास अथॉरिटी थी, हसन के पास आइडियोलॉजी थी। निज़ाम सुन्नी ऑर्डर चाहता था, हसन शिया इस्माइली रेवोल्यूशन चाहता था। निज़ाम मदरसा बनाता था, हसन किलर्स फिदाइन बनाता था। 1090 एडी हसन ई सब्बाह ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने बिना खून बहाए ईरान के एक ऊंचे पहाड़ पर बने आलमुट कैसल पर कब्जा कर लिया। ये कैसल ईगल्स नेस्ट, चील का घोंसला कहलाता था। इसे जीतना नामुमकिन था। जब निज़ामुल मुल्क को खबर मिली कि आलमुट हाथ से निकल गया है, तो वो घबरा गया। उसने सुल्तान से कहा, बड़ी फौज भेजो अभी। सेल्जुक आर्मी ने आलमुट को घेर लिया, सीज। महीनों तक घेराबंदी चली। लेकिन हसन ई सब्बाह के पास एक नया हथियार था, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। एक रात सेल्जुक कमांडर सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके बिस्तर के पास जमीन में एक खंजर गड़ा हुआ है और साथ में एक नोट था। अगर मैं ये खंजर जमीन में गाड़ सकता हूं तो मैं इसे तुम्हारे सीधे में भी गाड़ सकता था। वापस चले जाओ। कमांडर डर गया। सीज टूट गई। निज़ामुल मुल्क समझ गया कि ये दुश्मन तलवार से नहीं हारेगा। इस दुश्मन को मारने के लिए पहले इसकी आइडियोलॉजी को मारना होगा। द इंटेलेक्चुअल वॉर, निज़ामिया वर्सेस आलमुट। निज़ाम ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। उसने अपने बनाए हुए निज़ामिया मदरसास को वेपनाइज किया। उसने उस वक्त के सबसे बड़े स्कॉलर इमाम अल गजाली को बगदाद बुलाया। निज़ाम ने कहा, हसन ई सब्बाह लोगों को ये कहकर बहका रहा है कि कुरान का असली मतलब सिर्फ इमाम जानता है, बतीनी हिडन मीनिंग। तुम इसका जवाब दो। अल गजाली ने किताबें लिखीं जिसमें उन्होंने इस्माइली आइडियोलॉजी को लॉजिकली डिस्ट्रॉय किया। ये हिस्ट्री की पहली इंफॉर्मेशन वॉर थी। एक तरफ निज़ाम का प्रोपेगेंडा था, दूसरी तरफ हसन का प्रोपेगेंडा। लेकिन हसन सब्बाह जानता था कि निज़ामुल मुल्क जब तक जिंदा है, सेल्जुक एम्पायर नहीं टूटेगा। हसन ने अपने फॉलोअर्स हशाशिन से कहा, हमें सोल्जर्स को मारने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ दिमाग द ब्रेन को मारना है। निज़ामुल मुल्क को मारो और ये एम्पायर गिर जाएगा। एक हिट लिस्ट बनाई गई और उस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम था निज़ामुल मुल्क। द क्वींस गैम्बिट, तुर्कन खातून। जब बाहर हसन सब्बाह खतरा बना हुआ था, तब महल के अंदर तुर्कन खातून अपनी चाल चल रही थी। वो निज़ामुल मुल्क से नफरत करती थी, क्योंकि निज़ाम ने उसके बेटे की जगह दूसरे बेटे बरकिया रुख को क्राउन प्रिंस बनवा दिया था। तुर्कन खातून ने सुल्तान मलिक शाह के कान भरने शुरू किए। उसने कहा, निज़ाम अपने बेटों और दामादों को हर जगह गवर्नर बना रहा है। ये सेल्जुक एम्पायर नहीं, ये निज़ाम एम्पायर बन गया है। वो आपके पैसों से अपनी आर्मी बना रहा है। निज़ाम के पास अपने 20,000 मामलुक गार्ड्स थे। सुल्तान मलिक शाह जो अब एरोगेंट हो चुका था, वो बातों में आ गया। उसने निज़ाम को इग्नोर करना शुरू किया। उसने निज़ाम के फैसलों को पलटना शुरू कर दिया। निज़ामुल मुल्क समझ गया था कि उसका वक्त ख़त्म हो रहा है। उसने अपने दोस्तों से कहा, सुल्तान अब अंधा हो गया है, उसे नहीं दिख रहा कि वो अपनी ही कब्र खोद रहा है। द लास्ट जर्नी, 1092 एडी। अक्टूबर 1092, सुल्तान मलिक शाह और निज़ामुल मुल्क बगदाद की तरफ सफ़र कर रहे थे। निज़ामुल मुल्क का प्लान था कि वो बगदाद में खलीफा से मिलकर सक्सेशन, अगला राजा कौन बनेगा का मामला सॉल्व करेगा। लेकिन हवा में मौत की बू थी। एक रात पहले निज़ाम ने एक सपना देखा, ऐसा कहा जाता है। उसने देखा कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उससे कह रहे हैं कि तुम्हारा काम पूरा हुआ। सुबह उठकर निज़ाम ने वज़ू किया, नमाज पढ़ी और अपनी वसीयत लिखी, विल। उसने लिखा, मैं जानता हूं कि मैं अब वापस नहीं आऊंगा, मेरे बाद एम्पायर का ख्याल रखना। उसने अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया कि वो आगे बढ़ें, लेकिन वो नहीं जानता था कि भीड़ में एक फिदाइन यानी असैसिन छुपा हुआ है, जो पिछले कई हफ्तों से सिर्फ एक मौके का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, पार्ट 2 यहाँ एक बहुत नाजुक मोड़ पर रुकता है। निज़ामुल मुल्क और सुल्तान के बीच टेंशन अपने पीक पर है। अलामुद्द के असैसिन्स अपने शिकार के करीब पहुंच चुके हैं और तुर्कान खातून अंदर से एम्पायर की जड़ें काट रही है। 14 अक्टूबर की वो शाम आने वाली है। लेकिन सवाल ये है, क्या निज़ामुल मुल्क की मौत सिर्फ एक असैसिनेशन थी या ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें सुल्तान खुद शामिल था? क्यों सुल्तान के गार्ड्स ने असैसिन को रोकने की कोशिश नहीं की? क्यों निज़ाम के मरने के बाद सुल्तान ने चैन की सांस ली? और कैसे उस एक मौत ने पूरी दुनिया को क्रूसेड्स और केओस में ढकेल दिया? अगले पार्ट में हम देखेंगे द असैसिनेशन एंड द आफ्टरमाथ। हम देखेंगे कि कैसे इंक स्टैंड गिरने के बाद क्राउन भी गिर गया और कैसे निज़ाम के बनाए हुए इंस्टीट्यूशंस ने उसके मरने के बाद भी इस्लामिक सिविलाइजेशन को जिंदा रखा। तैयार रहिए पार्ट 3 के लिए, जहां राज खुलेंगे और एम्पायर जलेगा। दोस्तों, 14 अक्टूबर 1092, जगह सहने, बगदाद के रास्ते पर। सन्नाटा था, लेकिन ये तूफान से पहले की खामोशी थी। निज़ामुल मुल्क ने अपनी इफ्तार यानी रमज़ान का महीना था, ख़त्म की।
वो अपने हैरम यानी फैमिली टेंट्स की तरफ जा रहा था। उसकी सिक्योरिटी टाइट थी। उसके आसपास उसके गुलाम्स यानी ममलूक बॉडीगार्ड्स थे। लेकिन भीड़ में से एक लड़का निकला। उसने दरवेश यानी सूफी फकीर के कपड़े पहने हुए थे। वो लड़का जोर जोर से दुआ मांग रहा था, सुल्तान और वजीर की उम्र लंबी हो। गार्ड्स ने उसे रोका नहीं, क्योंकि निजामुल मुल्क सूफियों की इज्जत करता था। निजाम ने हाथ बढ़ाया उसे कुछ देने के लिए या उसकी फरियाद लेने के लिए। उसी पल उस लड़के ने बिजली की तेजी से हमला किया। उसके हाथ में एक जहरीला खंजर यानी पॉइजन्ड डैगर था। उसने सीधा निजाम के दिल के नीचे यानी अयोटा पर वार किया। निजामुल मुल्क जमीन पर गिर गया। गार्ड्स ने उस लड़के को वहीं टुकड़े टुकड़े कर दिया, लिटरली हैक्ड हिम टू पीसेस। लेकिन नुकसान हो चुका था। निजामुल मुल्क, वो आदमी जिसने 30 साल तक दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर को अपने कंधों पर उठा रखा था, वो मिट्टी में तड़प रहा था। उसने अपने बेटों और गार्ड्स को पास बुलाया। उसने कहा, मेरे कातिल को माफ कर देना। शायद ये अल्लाह की मर्जी थी। और द ऑर्डर ऑफ द किंगडम यानी निजामुल मुल्क हमेशा के लिए शांत हो गया। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली। द फादर इज डेड। लेकिन सवाल ये था, किसने मारा? क्या ये हसन सब्बा का आदमी था, या क्या ये सुल्तान मलिक शाह का अपना प्लान था? हिस्ट्री कहता है कि ये असैसिन बू ताहिर अर्रानी था, जो हसन सब्बा का फिदाइन था। लेकिन पॉलिटिकल एनालिस्ट्स और उस वक्त के लोग जानते थे कि सुल्तान मलिक शाह ने निज़ाम की सिक्योरिटी कम कर दी थी। सुल्तान ने निज़ाम की मौत पर आंसू नहीं बहाए। इनफैक्ट कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि जब सुल्तान को खबर मिली तो उसने चैन की सांस ली और कहा, आज मैं आज़ाद हुआ। द प्रोफेसी फुलफिल्ड 35 डेज लेटर। याद है निज़ाम ने क्या कहा था? मेरी दवात और तुम्हारा ताज जुड़वा है। निज़ाम की मौत के बाद मलिक शाह बगदाद पहुंचा। वो खुश था, अब पावर उसके हाथ में थी। उसने प्लान बनाया कि वो निज़ाम के सारे रिश्तेदारों को पावर से हटा देगा और अपने नए चमचों को यानी सिकोफेंट्स को लाएगा। उसने सोचा अब वो एब्सोल्यूट रूलर बनेगा। लेकिन किस्मत हंस रही थी। निज़ाम की मौत के ठीक 35 दिन बाद 19 नवंबर 1092 मलिक शाह शिकार खेलकर वापस आया। उसे अचानक बुखार चढ़ा, पेट में तेज दर्द हुआ। डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पाए। जवान ताकतवर सुल्तान 37 साल की उम्र में मर गया। लोगों ने कहा यह बद्दुआ है, लेकिन हिस्टोरियंस को शक है। क्या उसे जहर दिया गया? किसने दिया? शायद उसकी अपनी बीवी तुर्कान खातून ने, ताकि वो अपने बेटे को जल्दी सुल्तान बना सके, या निजाम के वफादार गार्ड्स ने, निजामिया ने बदला लिया। सच जो भी हो, नतीजा वही था जो निजाम ने प्रिडिक्ट किया था। दवात गिर गई थी और ताज भी गिर चुका था। सेल्जुक एम्पायर का हेड कट चुका था। द वॉर ऑफ द क्वींस, तुर्कान खातून, एम्बिशन। अब एम्पायर में कोई मर्द रूलर नहीं बचा था। मैदान में उतरी तुर्कान खातून। ये औरत बेहद एम्बिशियस और श्रीउट थी। सुल्तान की लाश अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि उसने पॉलिटिक्स शुरू कर दी। उसने सुल्तान की मौत को छुपा लिया, सीक्रेट रखा। उसने बगदाद के खलीफा खलीफा अल मुक्तदी को ब्राइब यानी रिश्वत दी और धमकी दी कि मेरे 4 साल के बेटे महमूद को सुल्तान घोषित करो। खलीफा ने मजबूरी में खुतबा महमूद के नाम का पढ़ा। लेकिन निजामुल मुल्क का सिस्टम अभी जिंदा था। निजाम के 12 बेटे थे और हजारों निजामिया यानी स्लेव सोल्जर्स थे जो निजाम के वफादार थे। उन्होंने कहा, हम इस बच्चे को सुल्तान नहीं मानेंगे। हमारे पिता निजाम ने बरकिया रूख यानी सुल्तान का बड़ा बेटा 13 साल का उसे चुना था। सिविल वॉर शुरू हो गई। द निजामिया वर्सेस द क्वींस आर्मी। एक तरफ निजाम का सिस्टम था, दूसरी तरफ क्वीन का पैसा था। इस्फहान की सड़कों पर खून बहने लगा। भाई भाई को मार रहा था। जिस एम्पायर को निजाम ने 30 साल लगाकर जोड़ा था, वो 30 दिन में टूट रहा था। द राइज ऑफ असैसिन्स, द रेन ऑफ टेरर। इस केओस का सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया? पहाड़ों में बैठे उस ओल्ड फ्रेंड ने, हसन इस सब्बा ने। हसन ने देख लिया कि सेल्जुक्स आपस में लड़ रहे हैं। उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली। उसने कहा, अब हमें बड़ी आर्मी की जरूरत नहीं है, हम सिलेक्टिव टारगेटिंग करेंगे। उसने अपने हशाशिन्स यानी असैसिन्स को ट्रेनिंग देना शुरू किया। ये असैसिन्स नॉर्मल किलर्स नहीं थे, ये हाईली एजुकेटेड थे। ये अरबिक, पर्शियन और लोकल डायलेक्ट्स बोल सकते थे। ये मंक्स, मर्चेंट्स और सोल्जर्स के भेष में घूमते थे। इनका वेपन सिर्फ खंजर नहीं था, इनका वेपन था पेशेंस यानी सब्र। ये अपने शिकार के घर में नौकरी करते, सालों तक भरोसा जीतते और फिर मौका मिलने पर स्ट्राइक। निजामुल मुल्क के बाद हसन ने एक हिटलिस्ट बनाई। जो भी जनरल या गवर्नर सेल्जुक्स को यूनाइट करने की कोशिश करता, वो अगली सुबह अपने बिस्तर में मरा हुआ मिलता। डर इतना फैल गया कि जनरल्स ने अपने कपड़ों के नीचे चेन मेल आर्मर यानी लोहे की शर्ट पहनना शुरू कर दिया। लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया। हसन इस सब्बा ने साबित कर दिया दैट यू डोंट नीड टू किल एवरीवन, यू जस्ट नीड टू किल द राइट पीपल। एक फेमस किस्सा है जो मार्को पोलो ने भी लिखा है, द फेक पैराडाइज। कहा जाता है कि हसन अपने फिदाइयों को हशीश पिलाता था।
जब वो बेहोश हो जाते तो वो उन्हें एक सीक्रेट गार्डन में ले जाता। वहां दूध और शहद की नदियां थीं, खूबसूरत लड़कियां थीं, हूर थीं। जब वो होश में आते उन्हें लगता वो जन्नत में है। कुछ दिन बाद उन्हें वापस ड्रग देकर निकाल दिया जाता। हसन उनसे कहता, अगर तुम मेरे लिए जान दोगे तो तुम वापस उस जन्नत में चले जाओगे। ये कहानी सच हो या ना हो, लेकिन ये दिखाती है कि हसन ने ब्रेन वॉशिंग को वेपनाइज कर दिया था। द क्रूसेडर्स आर कमिंग 1095। जब सेल्जुक्स आपस में लड़ रहे थे और असैसिन्स लीडर्स को मार रहे थे, तब वेस्ट में एक तूफान बन रहा था। पोप अर्बन सेकंड ने 1095 में काउंसिल ऑफ क्लेरमॉन्ट में ऐलान किया, दे अस विल्ड, यानी गॉड विल्स इट। उसने कहा, जेरूसलम को मुस्लिम से आज़ाद कराओ। हिस्ट्री का सबसे बड़ा आयरनी देखिए, अगर निजामुल मुल्क और मलिक शाह जिंदा होते तो उनके पास 1 लाख की यूनाइटेड आर्मी होती। क्रूसेडर्स को वो बॉर्डर पर ही कुचल देते। लेकिन 1096-99 में जब क्रूसेडर्स आए तो उन्हें क्या मिला? टूटा हुआ एम्पायर, छोटे छोटे सुल्तान्स जो आपस में लड़ रहे थे। कोई सेंट्रल कमांड नहीं थी। क्रूसेडर्स मक्खन की तरह मिडिल ईस्ट में घुस गए। उन्होंने एंटियोक जीता, उन्होंने एडिसा जीता और फाइनली 1099 में जेरूसलम जीत लिया। वहां उन्होंने जो खून की होली खेली वो हिस्ट्री में दर्ज है। मस्जिद अल अक्सा में इतना खून बहा कि घोड़ों के घुटने डूब गए। ये सब क्यों हुआ? सिर्फ एक वजह से, सिस्टम का कोलैप्स। निजामुल मुल्क की मौत ने दरवाजा खोला और बर्बादी अंदर आ गई। द घोस्ट ऑफ द विजियर। निजामुल मुल्क मर चुका था, लेकिन उसकी किताब सियासतनामा अभी भी जिंदा थी। लेकिन अफसोस, उस किताब को पढ़ने वाला कोई सुल्तान नहीं बचा था। उसके बेटे कोशिश करते रहे। उन्होंने बरकिया रूक को सुल्तान बनाया। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की कोशिश की, लेकिन बिना हेड के बॉडी जिंदा नहीं रह सकती। एक एक करके निजाम के सारे बेटे मारे गए, पॉलिटिकल मर्डर्स। सेल्जुक एम्पायर छोटे छोटे टुकड़ों यानी अताबेग्स में बट गया। जेंगिड्स मोसुल में, आर्ट्युकिड्स डियारबकर में। इन्हीं टुकड़ों में से बाद में एक हीरो निकलेगा, सलाहुद्दीन अय्यूबी, जो वापस निजाम के सिस्टम को यूज करेगा। लेकिन उसमें अभी 100 साल थे। दोस्तों, पार्ट 3 हमें सिखाता है कि स्टेबिलिटी कितनी नाजुक यानी फ्रेजाइल होती है। एक खंजर और दुनिया बदल गई। लेकिन निजामुल मुल्क की असली लेगेसी उसका एम्पायर नहीं था। उसकी असली लेगेसी थी उसका इंटेलेक्चुअल एम्पायर, उसकी बनाई हुई निजामिया यूनिवर्सिटी। जब तलवारें टूट गईं, जब शहर जल गए, तब भी वो मदरसे खड़े रहे। उन मदरसों ने कैसे इस्लाम को बचाया और कैसे निजाम के आइडियाज ने आने वाली जनरेशन्स जैसे ऑटोमन्स और मुगल्स को इंस्पायर किया। पार्ट 4 में हम देखेंगे द इंटेलेक्चुअल लेगेसी। हम चलेंगे बगदाद की निजामिया में। हम मिलेंगे इमाम अल गजाली से, जो निजाम के सबसे बड़े वेपन थे आइडियोलॉजी की जंग में। हम देखेंगे कि कैसे निजाम ने स्टेट और रिलीजन को जोड़ा था, जो आज भी इस्लामिक कंट्रीज का मॉडल है। क्या तलवार से ज्यादा ताकतवर कलम होती है? निजामुल मुल्क की असली जीत मैदान में नहीं, क्लासरूम में थी। तैयार रहिए पार्ट 4 के लिए। दोस्तों, एम्पायर्स दो तरह के होते हैं। एक वो जो जमीन पर बनते हैं, लैंड, इन्हें फौज बचाती है। दूसरे वो जो दिमाग पर बनते हैं, माइंड, इन्हें आइडियाज बचाते हैं। निजामुल मुल्क जानता था कि सेल्जुक एम्पायर जमीन पर तो जीत चुका है, लेकिन दिमाग की जंग में वो हार रहा है। दुश्मन फातिमिड्स और इस्माइलीस के पास इंटेलेक्चुअल पावर थी। वो लोगों से कहते थे, तुम्हारे सेल्जुक सुल्तान सिर्फ गुंडे ठग्स हैं, उनके पास कोई इल्म नहीं है, असली ज्ञान हमारे पास है। निजामुल मुल्क ने रियलाइज किया कि अगर इस प्रोपेगेंडा को नहीं रोका गया तो फौज धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए उसने खजाने का मुंह खोल दिया। उसने कहा, मैं एक ऐसी फौज बनाऊंगा जो तीर नहीं दलील चलाएगी। 1065 एडी बगदाद में नींव रखी गई अल निजामिया की। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था, ये दुनिया की पहली स्टेट यूनिवर्सिटी थी। द निजामिया नेटवर्क, द आईवी लीग ऑफ द ईस्ट। आज हम हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज की बात करते हैं, लेकिन 11वीं सेंचुरी में अगर आपको दुनिया का बेस्ट एजुकेशन चाहिए था तो आप बगदाद, निशापुर या इस्फहान जाते थे। निजामुल मुल्क ने सिर्फ एक कॉलेज नहीं बनाया, उसने एक नेटवर्क बनाया। हर बड़े शहर में एक निजामिया मदरसा खोला गया। ये सिस्टम रेवोल्यूशनरी क्यों था? फुल स्कॉलरशिप्स। निजाम ने दुनिया में पहली बार वजीफा सिस्टम शुरू किया। स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए पैसे मिलते थे, खाना फ्री था, रहना फ्री था। इससे गरीब से गरीब बच्चा भी स्कॉलर बन सकता था। द डॉर्मेट्री सिस्टम। स्टूडेंट्स वहीं कैंपस में रहते थे। हॉस्टल सिस्टम। स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम। हर मदरसे में एक ही सिलेबस पढ़ाया जाता था, शाफी लॉ, अशारी थियोलॉजी, ग्रामर और मैथ्स। निजाम का मकसद साफ था, वो ब्यूरोक्रेट्स और जजेस की फैक्ट्री लगा रहा था। वो चाहता था कि पूरे एम्पायर में ऐसे लोग हों जो सेल्जुक स्टेट के वफादार हों और सुन्नी इस्लाम को डिफेंड करें। ये एजुकेशन चैरिटी नहीं थी, ये स्टेट पॉलिसी थी। द प्रोफेसर, इमाम अल गजाली। किसी भी यूनिवर्सिटी की वैल्यू उसकी बिल्डिंग से नहीं, उसके प्रोफेसर से होती है। निजामुल मुल्क के पास टैलेंट को पहचानने की जौहरी की नज़र थी। उसने 33 साल के एक यंग स्कॉलर को ढूंढ निकाला। उसका नाम था अबू हामिद अल गजाली।
निज़ाम ने गजाली को बगदाद की निज़ामिया का हेड प्रोफेसर बना दिया। ये वैसा ही था जैसे आज किसी 30 साल के आदमी को हार्वर्ड का डीन बना देना। गजाली उस वक्त के रॉक स्टार बन गए। उनके लेक्चर्स में 300-400 बड़े स्कॉलर्स बैठते थे। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए तरसते थे। गजाली ने वो किया जो निज़ाम चाहता था। उन्होंने फ़दाए कलबतनिया नाम की किताब लिखी। इसमें उन्होंने हसन सब्बाह की आइडियोलॉजी को लॉजिकली डिस्ट्रॉय किया। उन्होंने साबित किया कि सुल्तान को मानना इस्लाम के खिलाफ नहीं है, बल्कि ज़रूरी है ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। निज़ाम उल मुल्क ने गजाली को वेपनाइज कर दिया था और गजाली की वजह से सेल्जुक्स को रिलीजियस लेजिटिमेसी मिल गई। लोग कहने लगे कि अगर गजाली जैसे विद्वान सुल्तान के साथ हैं तो सुल्तान सही ही होंगे। द ब्लूप्रिंट फॉर द वेस्ट। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो बहुत कम लोग जानते हैं, यूरोप में यूनिवर्सिटीज ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, सोरबॉन 12th-13th सेंचुरी में शुरू हुई। ये निज़ामिया के बाद हुआ। हिस्टोरियंस मानते हैं कि यूरोपियन यूनिवर्सिटीज ने निज़ामिया का मॉडल कॉपी किया। द रोब्स। आज भी ग्रेजुएशन में जो गाउन रोब पहना जाता है वो अरब थोब से आया है जो निज़ामिया के स्कॉलर्स पहनते थे। द चेयर। यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट चेयर शब्द कहाँ से आया? निज़ामिया में प्रोफेसर एक कुर्सी पर बैठता था और स्टूडेंट्स जमीन पर। होल्डिंग द चेयर का कॉन्सेप्ट वहीं से निकला। द फेलो। फेलोशिप का कॉन्सेप्ट निज़ाम के वक्फ सिस्टम से आया। निज़ाम उल मुल्क ने सिर्फ इस्लामिक वर्ल्ड को नहीं, पूरी दुनिया के एजुकेशन सिस्टम को शेप किया। द डबल एजेड स्वॉर्ड। स्टेट वर्सेस रिलीजन। लेकिन दोस्तों, हर कॉइन के दो पहलू होते हैं। निज़ाम उल मुल्क ने उलेमा को एम्पावर किया, लेकिन उसने उन्हें स्टेट एम्प्लॉय भी बना दिया। पहले स्कॉलर्स आज़ाद होते थे, वो राजा की गलती पर उसे टोक देते थे, लेकिन जब स्कॉलर्स को सैलरी सुल्तान के खजाने से मिलने लगी तो वो सुल्तान के खिलाफ बोलने में डरने लगे। निज़ाम ने रिलीजन और पॉलिटिक्स को जोड़ दिया था। इससे एम्पायर स्टेबल तो हुआ, लेकिन फ्री थिंकिंग कम हो गई। सियासतनामा में निज़ाम लिखता है कि सुल्तान और नबी का रिश्ता दो भाइयों जैसा है, एक दुनिया संभालता है, एक दीन संभालता है। उसने सुल्तान को जिल्लुल्लाह का टाइटल पॉपुलराइज किया। इससे आने वाले वक्त में डिक्टेटर्स को रिलीजियस कवर मिल गया। ये निज़ाम की लेगेसी का वो हिस्सा है जिस पर आज भी डिबेट होती है। द सर्वाइवल ऑफ द सिस्टम। 1092 में जब निज़ाम उल मुल्क मरा और एम्पायर टूटा तो क्या हुआ? महल जल गए, खजाने लूट लिए गए, लेकिन निज़ामियास चलती रहीं। बगदाद की निज़ामिया 1258 तक चलती रही, जब तक मंगोल्स ने बगदाद को नहीं जलाया। जब एम्पायर कोलैप्स हुआ तो इन्हीं मदरसों ने सोसाइटी को बचा कर रखा। जजेस यहीं से निकले, एडमिनिस्ट्रेटर्स यहीं से निकले। इन्होंने केओस के बीच में लॉ एंड ऑर्डर जिंदा रखा। ये निज़ाम उल मुल्क की इंश्योरेंस पॉलिसी थी। उसने जैसे पहले ही देख लिया था कि पॉलिटिकल पावर टेम्परेरी है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस परमानेंट हैं। हमने निज़ाम उल मुल्क को एक पॉलिटिशियन के रूप में देखा, पार्ट 1 एंड 2। हमने उसे एक विक्टिम के रूप में देखा, पार्ट 3। हमने उसे एक एजुकेटर के रूप में देखा, पार्ट 4। लेकिन वो एक इंसान भी था, एक बाप था। उसके 12 बेटे थे। उसने अपने बेटों के लिए एक अलग किताब लिखी थी, वसाया निज़ाम उल मुल्क, द टेस्टामेंट ऑफ निज़ाम उल मुल्क। इस किताब में उसने पॉलिटिक्स नहीं, लाइफ लेसन्स लिखे थे। उसने बताया था कि दोस्त कैसे चुने, दुश्मन को कैसे पहचाने और मौत का सामना कैसे करें। पार्ट 5 में हम खोलेंगे निज़ाम उल मुल्क की पर्सनल डायरी। हम देखेंगे उसके आखिरी शब्द अपने बेटों के लिए। हम देखेंगे कि कैसे उसके बेटे भी ग्रैंड वजीर्स बने, लेकिन वो अपने पिता की तरह सर्वाइव नहीं कर पाए। और हम एनालाइज करेंगे वसाया के वो चैप्टर्स जो आज भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड और पर्सनल लाइफ में रेलेवेंट हैं। तैयार रहिए पार्ट 5 के लिए, द मैन बिहाइंड द लेजेंड। दोस्तों, कहावत है कि बरगद के पेड़ के नीचे कुछ नहीं उगता। निज़ाम उल मुल्क एक बरगद का पेड़ था। उसने सेल्जुक एम्पायर को छाया दी, स्टेबिलिटी दी, लेकिन उसकी छाया इतनी बड़ी थी कि उसके अपने बच्चे उसके बोझ तले दब गए। निज़ाम उल मुल्क के 12 बेटे थे। वो चाहता था कि उसके जाने के बाद उसके बेटे उसकी लेगेसी को संभालें। वो चाहता था कि वजारत यानी प्राइम मिनिस्टरशिप उसके परिवार की जागीर बन जाए, और ऐसा हुआ भी। उसके कई बेटे ग्रैंड वजीर्स बने, लेकिन उनमें से किसी की भी मौत नेचुरल नहीं हुई। कोई असैसिन्स के खंजर से मारा गया, कोई सुल्तान के हुक्म से मारा गया, कोई अपने ही भाई के धोखे का शिकार बना। निज़ाम उल मुल्क ने एम्पायर को ऑर्डर दिया, लेकिन वो अपनी फैमिली को सेफ्टी नहीं दे सका। आज हम खोलेंगे वसाए निज़ाम उल मुल्क। ये वो डायरी है जो उसने अपने बेटों के लिए छोड़ी थी। इसमें पॉलिटिक्स नहीं, पेन और विजडम है। द वसाया, एडवाइस फ्रॉम द ग्रेव। जब निज़ाम उल मुल्क बूढ़ा हो गया था, उसे एहसास हो गया था कि उसके दुश्मन उसके बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। उसने वसाया लिखी ताकि उसके बेटे पावर के खेल में जिंदा रह सकें। इस किताब के चैप्टर्स आज भी किसी भी कॉर्पोरेट लीडर या पॉलिटिशियन के लिए गोल्ड है। लेसन 1, द मिथ ऑफ द 3 स्कूलमेट्स। इसी किताब में वो मशहूर कहानी मिलती है जो शायद एक लेजेंड है, लेकिन निज़ाम की फैमिली इसे सच मानती थी। निज़ाम लिखता है कि कैसे वो उमर खयाम और हसन सब्बाह बचपन में निशापुर में दोस्त थे। उन्होंने वादा किया था कि जो भी सफल होगा वो दूसरों की मदद करेगा। निज़ाम ने वादा निभाया।
उसने उमर खयाम को स्टिपेंड दिया ताकि वो स्टार्स एस्ट्रोनॉमी पढ़ सके। उसने हसन सब्बाह को कोर्ट में जॉब दिलाई, लेकिन हसन ने धोखा दिया और निज़ाम की जगह लेने की कोशिश की। निज़ाम अपने बेटों को सीख देता है, एहसान उस पर करो जो एहसान का मतलब समझे। सांप को दूध पिलाओगे तो वो तुम्हें ही डसेगा। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट था, हसन को पावर में लाना। लेसन 2, नो योर प्लेस। निज़ाम अपने बेटों को वार्निंग देता है, तुम सुल्तान नहीं हो, तुम सुल्तान के सेवक हो, कभी भी ताज से ऊपर उठने की कोशिश मत करना। वो जानता था कि जिस दिन वजीर खुद को राजा समझने लगता है, उस दिन उसका सर कट जाता है। लेसन 3, द आर्ट ऑफ लिसनिंग। उसने लिखा, इंसान के पास 2 कान और 1 जबान है। इसका मतलब है कि सुनो 2 गुना और बोलो आधा। उसने एडवाइस दी कि गुस्से में कभी फैसला मत करना और खुशी में कभी वादा मत करना। द ट्रेजेडी ऑफ द सन्स, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। निजाम की मौत 1092 के बाद उसके बेटे पावर स्ट्रगल में कूद पड़े। उनकी कहानी देखकर लगता था कि हिस्ट्री एक कर्स्ड लूप में फंस गई थी। नंबर 1, फखरुल मुल्क, द एल्डेस्ट सन। ये अपने पिता की कार्बन कॉपी था। निजाम के बाद ये सुल्तान बरकियारुख और फिर सुल्तान संजर का वजीर बना। लोग कहते थे कि निजाम वापस आ गया है, लेकिन दुश्मन भी वही थे। 1106 एडी, फखरुल मुल्क शाम की नमाज पढ़कर निकल रहा था। एक फकीर बेगर उसके पास आया, एक पिटिशन लेकर। जैसे ही फखरुल मुल्क ने पिटिशन लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उस फकीर ने खंजर निकालकर उसे मार दिया। वही तरीका, वही अंजाम। असैसिन्स ने मैसेज भेज दिया था, हम पूरी ब्लड लाइन को खत्म करेंगे। सोचिए, निजामुल मुल्क का बेटा जो कभी एम्पायर चलाता था, वो एक गद्दार की मौत मरा। द सर्वाइवर्स, इमाद उल मुल्क एंड द एंड ऑफ एन एरा। निजाम के पोते तक आते आते निजाम फैमिली एक पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी थी। लोग इन्हें अल निजामिया कहते थे। कोर्ट में 2 ग्रुप्स होते थे, एक जो निजामिया के साथ थे और एक जो उनके खिलाफ थे। आखिरी पावरफुल विजियर था इमाद उल मुल्क, निजाम का पोता। लेकिन 12th सेंचुरी आते आते सुल्तान्स थक चुके थे। उन्हें लगता था कि ये फैमिली अब पैरासाइट बन गई है, ये पावर छोड़ना नहीं चाहती। धीरे धीरे सुल्तान्स ने उन्हें मारना या एग्जाइल करना शुरू कर दिया। 1157 एडी में जब सुल्तान संजर द लास्ट ग्रेट सेल्जुक की मौत हुई, तो सेल्जुक एम्पायर खत्म हो गया और उसके साथ ही हाउस ऑफ निज़ाम भी इतिहास के पन्नों में गुम हो गया। उनके महल टूट गए, उनकी जमीन छीन ली गई। बचा तो सिर्फ एक चीज, उनका नाम और उनका काम, मद्रसास। द ह्यूमन साइड, अ मैन ऑफ टीयर्स। हम निज़ामुल मुल्क को हमेशा एक स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर मानते हैं, लेकिन हिस्टोरियंस बताते हैं कि वो पर्सनल लाइफ में बहुत सॉफ्ट था। सूफीज और फकीरों के साथ बैठना उसे पसंद था। जब वो कुरान सुनता था तो वो बच्चों की तरह रोता था। एक फेमस इंसिडेंट है। एक बार एक गरीब औरत ने उसका रास्ता रोका और उसे गाली दी। गार्ड्स ने उस औरत को मारना चाहा। निजाम ने गार्ड्स को रोका। उसने उस औरत की बात सुनी। उसकी शिकायत थी कि टैक्स कलेक्टर्स ने उसका अनाज छीन लिया है। निजाम वहीं घोड़े से उतरा, उस औरत से माफी मांगी और उसे डबल अनाज दिया। उसने कहा, सुल्तान मेरे काम से खुश हो या ना हो, लेकिन अगर ये बुढ़िया मुझसे नाराज होकर सोई तो कयामत के दिन मेरा क्या होगा। ये डर, फियर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, आखिरत का डर ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो जानता था कि पावर टेम्पररी है, लेकिन जस्टिस परमानेंट है। दोस्तों, निज़ामुल मुल्क की कहानी एक ट्रेजेडी है, लेकिन एक शानदार ट्रेजेडी है। उसने एक एम्पायर बनाया, लेकिन अपनी फैमिली को नहीं बचा सका। उसने असासिन से लड़ा, लेकिन उन्हीं के हाथों मारा गया। उसने यूनिवर्सिटीज़ बनाई जो आज तक जिंदा हैं। अब सवाल ये है कि आज 21st सेंचुरी में हम निज़ामुल मुल्क से क्या सीख सकते हैं? क्या उसका सियासतनामा आज के पॉलिटिशियंस और सीईओज़ के लिए रेलेवेंट है? क्या उसका मदरसा मॉडल आज के एजुकेशन सिस्टम को सुधार सकता है? और सबसे बड़ी बात, ऑर्डर वर्सेस केओस की जंग में हमें क्या चुनना चाहिए? पार्ट 6, द फिनाले में हम निकालेंगे टॉप 5 लाइफ लेसन्स फ्रॉम द ग्रैंड विजियर। हम उसकी 30 इयर्स की विजडम को निचोड़कर 5 पॉइंट्स में समझेंगे जो आपकी लाइफ को अपग्रेड कर सकते हैं। तैयार रहिए द फाइनल वर्डिक्ट के लिए। दोस्तों, आज हम इस सफर के अंत पर हैं। हमने देखा कि कैसे एक टैक्स कलेक्टर का बेटा दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर का डी फैक्टो रूलर बना। हमने देखा कि कैसे उसने नोमैनिक वॉरियर्स सेल्जुक्स को सिविलाइज्ड रूलर्स में बदला। और हमने देखा कि कैसे एक डैगर ने उस पूरे सिस्टम को गिरा दिया। लेकिन निज़ामुल मुल्क की कहानी सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये मैनेजमेंट और लीडरशिप की सबसे पुरानी केस स्टडी है। आज जब हम कॉरपोरेट वर्ल्ड में सीईओ और चेयरमैन का रिश्ता देखते हैं, तो वो सुल्तान और विजियर जैसा ही है। जब हम इंफॉर्मेशन वॉर और फेक न्यूज़ देखते हैं, तो वो निज़ामिया वर्सेस अलामुद्द जैसा है। निज़ामुल मुल्क सफल था या असफल,
पॉलिटिकली वो फेल हुआ क्योंकि उसके मरते ही एम्पायर टूट गया, लेकिन इंस्टीट्यूशनली वो जीत गया क्योंकि उसका बनाया हुआ मदरसा सिस्टम और इक्ता सिस्टम अगले 500 सालों तक चलता रहा। आइए सियासतनामा और वसाया को निचोड़कर टॉप 5 लाइफ लेसन्स निकालते हैं जो आज के यूथ, लीडर्स और प्रोफेशनल्स के लिए एक गाइडेंस सिस्टम बन सकते हैं। लेसन 1, सिस्टम सर्वाइव, पीपल डाई, बिल्ड इंस्टीट्यूशंस नॉट कल्ट्स, द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द निज़ामिया रिफॉर्म्स। निज़ामुल मुल्क का सबसे बड़ा लेसन ये है कि इंसान टेम्पररी है, सिस्टम परमानेंट है। सेल्जुक सुल्तान्स अल्पार्सलान मलिक शाह महान वॉरियर्स थे, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी ताकत खत्म हो गई। लेकिन निज़ाम ने क्या किया? उसने निज़ामिया मदरसाज बनाए, उसने ब्यूरोक्रेसी बनाई, उसने लॉज लिखे। जब एम्पायर टूटा तब भी जजेस यानी काजीज कोर्ट्स में फैसले सुना रहे थे, निज़ाम के सिस्टम के हिसाब से। जब मंगोल्स ने सब कुछ जला दिया तब भी स्कॉलर्स किताबें लिख रहे थे, निज़ाम के सिस्टम की वजह से। एप्लीकेशन फॉर यू, आज के यूथ के लिए लेसन ये है कि सिर्फ हीरो बनने की कोशिश मत करो, सिस्टम बनाओ। अगर आप एक कंपनी चला रहे हैं या एक टीम लीड कर रहे हैं तो सब कुछ अपने ऊपर डिपेंडेंट मत रखो। ऐसे प्रोसेसेस और रूल्स बनाओ कि अगर कल आप वहां ना भी हों तो भी काम चलता रहे। ट्रू लीडरशिप इज मेकिंग योरसेल्फ अननेसेसरी। असली लीडर वो है जो खुद को गैर जरूरी बना दे ताकि सिस्टम उसके बिना भी चल सके। लेसन 2, द इंकस्टैंड एंड द क्राउन, द पावर ऑफ पार्टनरशिप, कॉन्सेप्ट फ्रॉम हिज रिलेशनशिप विद मलिक शाह। याद है वो डायलॉग, मेरी दवात यानी इंकस्टैंड और तुम्हारा ताज जुड़वा है। निज़ामुल मुल्क ने हमें सिखाया कि इंटरडिपेंडेंसी कमजोरी नहीं, ताकत है। सुल्तान के पास अथॉरिटी थी, पावर थी, निज़ाम के पास एबिलिटी यानी ब्रेन था। जब तक ये दोनों साथ थे दुनिया उनके कदमों में थी। जिस दिन ये अलग हुए दोनों खत्म हो गए। एप्लीकेशन फॉर यू, जिंदगी में अकेले सुपरमैन बनने की कोशिश मत करो, अपना कॉम्प्लीमेंट्री पार्टनर ढूंढो। अगर आप क्रिएटिव हैं तो किसी मैनेजर को दोस्त बनाओ, अगर आप अग्रेसिव हैं तो किसी काम इंसान को पार्टनर बनाओ। ईगो को बीच में मत लाओ। निज़ामुल मुल्क ने कभी सुल्तान बनने की कोशिश नहीं की, वो किंग मेकर बनकर खुश था। कभी कभी नंबर 2 होना नंबर 1 होने से ज़्यादा पावरफुल होता है। लेसन 3, फाइट आइडियोलॉजी विद आइडियोलॉजी, द वेपन ऑफ नॉलेज, कॉन्सेप्ट फ्रॉम द वॉर विद असैसिन्स। जब हसन-ए सब्बा ने वेपन्स उठाए तो निज़ाम ने पहले आर्मी भेजी, वो फेल हो गई। तब निज़ाम ने रियलाइज़ किया दैट यू कैन नॉट किल एन आइडिया विथ अ सोर्ड, यानी विचार को तलवार से नहीं मारा जा सकता। उसने इमाम अल गज़ाली को हायर किया, उसने एजुकेशन पर पैसा लगाया, उसने दुश्मन के नैरेटिव को डिस्ट्रॉय किया। एप्लीकेशन फॉर यू, आज के डिजिटल ज़माने में लड़ाई मैदान में नहीं, नैरेटिव्स की होती है। अगर कोई आपके खिलाफ झूठ यानी प्रोपेगेंडा फैला रहा है तो उसे सिर्फ गुस्से से मत रोको, उसे नॉलेज और फैक्ट से काटो। अपनी इंटेलेक्चुअल कैपिटल यानी पढ़ाई, स्किल्स पर इन्वेस्ट करो। जैसे निज़ाम ने कहा था कि फौज बॉर्डर बचाती है लेकिन इल्म यानी नॉलेज सोसाइटी बचाता है। इन्वेस्ट इन योर माइंड, इट पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। लेसन 4, द एयर ऑफ द किंग, द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट फ्रॉम सियासतनामा स्पाई नेटवर्क। निज़ामुल मुल्क ऑब्सेशन की हद तक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता था। उसका नेटवर्क इतना स्ट्रांग था कि अगर किसी गवर्नर ने गांव में किसी किसान से रिश्वत ली तो निज़ाम को पता चल जाता था। वो कहता था कि अंधेरा वहीं होता है जहां राजा देखना बंद कर देता है। एप्लीकेशन फॉर यू, चाहे आप स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल, फीडबैक लूप हमेशा ऑन रखो। सिर्फ येस मैन यानी चमचों से मत घिरे रहो जो आपकी तारीफ करें। ऐसे लोग रखो जो आपको आपकी गलतियां बताएं। अगर आपको पता ही नहीं कि आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है, जैसे मलिक शाह को तुर्कन खातून के बारे में नहीं पता था, तो आपका डाउनफॉल तय है। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे हम्बल। लेसन 5, जस्टिस इज द अल्टीमेट शील्ड, आखिरत का डर। निज़ामुल मुल्क पावर के नशे में चूर हो सकता था, लेकिन वो एक गरीब विधवा से डरता था क्योंकि उसे डिवाइन जस्टिस पर यकीन था। उसका मानना था कि एक स्टेट बिना रिलीजन के चल सकती है, लेकिन जस्टिस यानी इंसाफ के नहीं। कुफ्र चलेगा, जुल्म नहीं। एप्लीकेशन फॉर यू, आप कितने भी पावरफुल बन जाएं, कितने भी पैसे कमा लें, अगर आपने कमज़ोर के साथ नाइंसाफ़ी की तो वो कर्मा वापस आएगा। इंटेग्रिटी यानी ईमानदारी आपका सबसे बड़ा इंश्योरेंस है। जब आप रात को सोने जाएं तो आपका ज़मीर साफ होना चाहिए। यही वो चीज़ है जो निज़ामुल मुल्क को द ग्रेट विजियर बनाती है, न कि उसकी दौलत। कंक्लूजन, द ऑर्डर ऑफ द किंगडम। 1092 की उस खूनी रात के बाद निज़ामुल मुल्क चला गया, लेकिन उसने एक रास्ता दिखाया। उसने दिखाया कि पॉलिटिक्स सिर्फ चोरी और धोखा नहीं है।
पॉलिटिक्स एक जिम्मेदारी है, लोगों का पेट भरने की, उन्हें सुरक्षा देने की। उसका सपना था एक ऐसा एम्पायर जहां कानून का राज हो, जहां कलम की इज्जत हो और जहां राजा अपनी प्रजा का सेवक हो। वो सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन सियासतनामा उस सपने का नक्शा है। आज भी जब हम किसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाते हैं या किसी कोर्ट ऑफ लॉ को देखते हैं, तो वहां कहीं ना कहीं निजामुल मुल्क की रूह मुस्कुराती होगी, क्योंकि उसने तलवार की जगह कलम को चुना और कलम हमेशा जीतती है। इसके साथ ही हमारी ये डीप डाइव सीरीज निजामुल मुल्क द आर्किटेक्ट ऑफ एन एम्पायर यहाँ खत्म होती है। हमने 11वीं सेंचुरी के पर्शियन कोर्ट से लेकर 21st सेंचुरी के बोर्ड रूम्स तक का सफर तय किया। अगर आपको ये डिटेल्ड कंटिन्यूअस स्टोरी टेलिंग पसंद आई और आपने इससे कुछ नया सीखा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये हिस्ट्री सब तक पहुंच सके। और अगली वीडियो किस पर बनाएं ज़रूर बताना कमेंट में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।